हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। पिछली वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं कि पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ डॉट्स। फिर कुछ समस्या आ गई थी जिसकी वजह से वीडियो बंद हो गई थी बीच में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डॉट्स हम पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ डॉट्स में मैंने चार टाइप के डॉट्स बताए थे आपको। कितने टाइप के डॉट्स होता है? चार टाइप के। सबसे पहला था मेट्रियोलॉजिकल डॉट। सबसे पहला क्या था? मेट्रियोलॉजिकल डॉट्स। ठीक है, सबसे पहला डॉट कौन सा था? मेट्रियोलॉजिकल डॉट। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि सेकेंड नंबर पे कौन सा था? हाँ, मेटीरियोलॉजिकल ड्रॉट। ये किसकी वजह से आता है? ये किसकी वजह से आता है? जब क्या कहते हैं कि इनएडिक्वेट रेनफॉल फॉर ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ इनएडिक्वेट इनएडिक्वेट रेनफॉल। अगर बहुत टाइम तक रेनफॉल ऐसे ना होती रहे तो उसकी वजह से। ठीक है। हम्म, और साथ में ही क्या होता है कि इसमें क्या होता है, माइल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। माइल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कभी कहीं पे बारिश क्या कहते हैं कि हो ही नहीं रही है, हाँ कुछ टाइम बाद हो रही है। माइल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर स्पेस एंड टाइम। मतलब बारिश जब होनी चाहिए तब नहीं हो रही है, ये भी हो जाता है। हाँ, जब नहीं तो ये इसे भी क्या कहते हैं कि मेट्रियोलॉजिकल ड्रॉट। दूसरा आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। एग्रीकल्चरल ड्रॉट दूसरा आता है एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ये किसकी वजह से आता है? जब फसलों को सही से पानी ना मिल पाए उसे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। इसे क्या बोलते हैं? सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी बोलते हैं। ये सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी कहलाता है। इस ड्रॉट का नाम क्या है? सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट। इसको सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें समझते हैं कि इसमें क्या होता है कि लो सॉइल मॉइस्चर इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो सॉइल मॉइस्चर। क्या होगा इसमें? सॉइल मॉइस्चर क्या होगा? कम होगा। ठीक है। लो सॉइल मॉइस्चर दैट इज नेसेसरी टू सपोर्ट क्रॉप। जितना जरूरी होता है क्रॉप के लिए मॉइस्चर उससे कम होता है ये। अगर उससे कम होता है तो जितना क्रॉप्स के लिए क्या कहते हैं, जितना क्रॉप्स के लिए क्या कहते हैं कि जितना क्रॉप के लिए मॉइस्चर चाहिए अगर उतना मॉइस्चर नहीं मिल पाता है तो उसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल ड्रॉट। ठीक है। और यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि अगर किसी भी एरिया में 30% से ज्यादा इरिगेशन हो रहा है तो उसे सूखा नहीं बोला जाता, वहां पे ड्रॉट नहीं है। इफ एन एरिया हैज मोर देन 30%, अगर 30% से ज्यादा वहां पे सिंचाई हो रही है, ठीक है, हाँ, और क्रॉस क्रॉप्ड ऑफ इट्स क्रॉस क्रॉप्ड एरिया, जितने में फसल बोई गई है उसका 30% की अगर सिंचाई हो जा रही है, उसके 30% फसलों की सिंचाई हो जा रही है, ठीक है, अगर उसमें से इतना पार्ट अंडर इरिगेशन है मतलब इतने पार्ट का 23% का सिंचाई हो जा रही है, तब समझ लो वो ड्रॉट नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो उसका ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से नहीं बोला जाएगा। फिर क्या कहते हैं कि ठीक है, अगर किसी एरिया का, हाँ, 30% से ज्यादा पार्ट, जितना भी फसलें बोई हैं उसका 30% से ज्यादा पार्ट सिंचाई में आ जा रहा है, सिंचाई के अंडर में आ रहा है,
तो हम बोलेंगे कि इट इज, मतलब कि फिर हम बता देंगे कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि ड्रॉट नहीं है, ठीक है। तो फिर इसमें बोला जाता है द एरिया इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम ड्रॉट प्रोन कैटेगरी। अगर उसका 30% से ज्यादा सिंचाई हो जा रहा है, 30% से ज्यादा सिंचाई हो जा रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से उस एरिया को बाहर रखें। फिर उस एरिया को क्या होता है कि ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से बाहर रखा जाता है। अगर इरिगेशन हो जा रहा है, तो इरिगेशन हो जा रहा है तो उस एरिया को ड्रॉट प्रोन कैटेगरी से क्या किया जाता है, बाहर रखा जाता है, अगर 30% इरिगेशन हो रहा है, ठीक है। तीसरे टाइप का जो ड्रॉट था उसका नाम है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। तीसरे टाइप के ड्रॉट का नाम है हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। ये हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट का मतलब होता है कि जब वाटर की कमी आ जाए, जब क्या कहते हैं कि वाटर की कमी आ जाए, ठीक है। यहाँ पर, तो इट रिजल्ट्स व्हेन द अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन डिफरेंट स्टोरेज एंड रिजर्वायर्स एंड रिजर्वायर्स falls below the below what precipitation can replace, precipitation can replace। तो ध्यान रखना कि जिसको जिसको क्या कहते हैं कि जिसको जब पानी इतना नीचे चला जाए, पानी मतलब कि पानी का वाटर लेवल इतना नीचे चला जाए, इतना नीचे चला जाए कि क्या कहते हैं कि अब अगर उसमें उसमें क्या कहते हैं कि बारिश भी उसको क्या कहते हैं कि बारिश भी उसको क्या ना कर पाए, उसको रिप्लेनिश ना कर पाए, उसको प्रेसिपिटेशन भी रिप्लेनिश ना कर पाए, तब हम उसे बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। हम उसे फिर क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। समझ आया कि समझ में? जब ये पानी क्या कहते हैं कि पानी ये जो जितने भी रिजर्वायर्स में है या स्टोरेजेस वगैरह में, अगर इनको रिप्लेनिश ना कर सके, इसको रिप्लेनिश ना कर सके, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। फिर अगला आता है एक एक अगला आता है कि कहते हैं कि इकोलॉजिकल ड्रॉट। इकोलॉजिकल ड्रॉट इकोलॉजिकल ड्रॉट इकोलॉजिकल ड्रॉट क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रॉट होते हैं जो किसकी वजह से आते हैं, जो किसकी वजह से आते हैं, नेचुरल इकोसिस्टम की वजह से। ठीक है, हाँ, नेचुरल इकोसिस्टम में अगर डैमेज होता है तो इसकी वजह से आता है, ठीक है। व्हेन द प्रोडक्टिविटी एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम फेल्स ड्यू fails due to shortage of water and जो प्रोडक्टिविटी है, अगर जो नेचुरल इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी किसकी वजह से, वाटर की कमी की वजह से बेकार हो जाए, वाटर की कमी की वजह से बेकार हो जाए, ये एज अ कॉन्सिक्वेंस एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हुई है, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस।
एंड damages are induced in the ecosystem। तो इकोसिस्टम में अगर वाटर की वजह से, अगर वाटर शॉर्टेज की वजह से जो भी लॉस होता है, वाटर शॉर्टेज की वजह से जो भी लॉस होता है उसे हम फिर तब जब बोलेंगे इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल ड्रॉट बोलते हैं। जब उसके क्या कहते हैं कि देखो, अगर प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी, जब प्रोडक्टिविटी में कमी आएगी तो फिर क्या होगा कि हाँ, उसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा, उसके इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा तो उसके वजह से इकोसिस्टम में क्या होगा, इकोसिस्टम में क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। ठीक है, क्या मैंने बताया कि वाटर पहले कम, अगर वाटर कम हुआ तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी कम होगी किसी भी चीज की, जब प्रोडक्टिविटी कम होती है उसकी वजह से इकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा, और जो फाइनली उसके इकोसिस्टम को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, अब जो अगला हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ड्रॉट प्रोन एरियाज इन इंडिया। ड्रॉट प्रोन एरियाज, हाँ, एरियाज इन इंडिया। इंडिया में ड्रॉट कहाँ पे होता है सर? इंडिया में ड्रॉट सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, ये अभी हमें समझना है। ड्रॉट प्रोन एरिया इन इंडिया। तो देखिए यहाँ पे कहाँ पे बता रहा है कि ड्रॉट सबसे ज्यादा होता है। ये देखिए ड्रॉट सबसे ज्यादा कहाँ पे होने वाला है, एक्सट्रीम ड्रॉट सबसे ज्यादा कहाँ पे आता है, राजस्थान और कच्छ। राजस्थान और कच्छ रीजन में क्या है, एक्सट्रीम ड्रॉट है। राजस्थान और कच्छ रीजन में क्या है, एक्सट्रीम, यहाँ से सबसे ज्यादा ड्रॉट है राजस्थान, ये राजस्थान वाला पार्ट है। हाँ, और ये एक्सट्रीम ड्रॉट यहाँ पे हो रहा है एक्सट्रीम। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि जोन टू, ये देखो मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, हाँ, मध्य प्रदेश, इधर थोड़ा सा उड़ीसा का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश उड़ीसा का कुछ पार्ट हो गया। और फिर क्या कहते हैं कि ये तेलंगाना, हाँ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद में ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कुछ पार्ट ये है। यहाँ पे जोन टू, ये सीवियर सबसे ज्यादा एक्सट्रीम ड्रॉट कहाँ पे आ रहा था, गुजरात और राजस्थान में। और फिर क्या कहते हैं कि सीवियर ड्रॉट कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और ये यहाँ पे। मॉडरेट ड्रॉट कहाँ पे, मॉडरेट ड्रॉट आपको यहाँ पे मिलेगा। मॉडरेट ड्रॉट आपको क्या कहते हैं, गुजरात, गुजरात और महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र और कर्नाटका में मिलेगा। और इधर क्या कहते हैं कि ऐसे कुछ पार्ट में आपको यहाँ पर मिलेंगे, छत्तीसगढ़, हाँ, उड़ीसा, झारखंड वगैरह। और ड्रॉट फ्री एरिया, ये बाकी जो एरिया है वो क्या है, ड्रॉट फ्री एरिया है, हाँ, जहाँ पे ड्रॉट होते ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह क्या है, ड्रॉट फ्री एरिया है। ओके, तो यहाँ पे अब हमें यही समझना है कि ड्रॉट कहाँ पे हो रहा है। अब हमें समझना है कि ड्रॉट प्रोन एरियाज कौन कौन से ड्रॉट प्रोन एरियाज हैं, हमने कितने पार्ट में इनको डिवाइड करा। अब देखते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर हैज बीन heavily डिपेंडेंट ऑन द मानसून रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर किस बेसिस पे डिपेंड करता है, जो मानसून रेनफॉल कितना जाता है, अगर मानसून रेनफॉल कम है या जाता है उसके बेसिस पे इंडियन रेनफॉल डिपेंड करता है। इंडियन का मतलब कि हमारा एग्रीकल्चर इसी बात पे डिपेंड करता है कि मानसून में कितना बारिश होगी, मानसून में कितना बारिश होगी। अगर बारिश ज्यादा अच्छे से हो रही है तो फिर खेती भी अच्छे से होगी, अगर बारिश सही से नहीं हुई तो फिर खेती भी क्या कहते हैं कि गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी तो बारिश ज्यादा हो जाने की वजह से गड़बड़ हो जाती है खेती, और कभी कभी तो बारिश कम होने की वजह से गड़बड़ हो जाती है। ओके, इतना बात समझ आए। ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आर टू अकम्पनिंग फीचर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट। तो यहाँ पे ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आते ही रहते हैं। अकॉर्डिंग टू सम अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स, nearly 19% of the total geographical area of the country and 12% of the total of its population suffer due to drought every year। तो कितना, 19% जो टोटल एरिया है उसमें ड्रॉट से अफेक्टेड होते हैं, और 12% पॉपुलेशन, कितने परसेंट, हाँ, 19% लोग, 19% एरिया अफेक्टेड होता है, अफेक्टेड बाई ड्रॉट, और 12% पॉपुलेशन अफेक्टेड बाई ड्रॉट। ठीक है, यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा। फिर उसके बाद में about 30% of the country's total area is identified as drought prone, affecting around 50 million people। तो क्या कहते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं कि 30% जो कंट्री का जो टोटल एरिया है, 30% जो टोटल एरिया है, ये क्या कहते हैं कि हाँ अफेक्ट होता है, जिसमें क्या कहते हैं कि लगभग लगभग क्या कहते हैं कि हाँ 50 मिलियन, 50 मिलियन
पीपल के कहते हैं कि यानी कि 5 करोड़ लोग अफेक्टेड होते हैं। इट इज common experience that while some parts of the country reel under the floods, there are regions that face severe drought during the same period। हाँ मतलब कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक एरिया में कहीं कहीं पे उसी टाइम पे फ्लड चल रहा है और दूसरे एरिया में उसी टाइम पे क्या होता है, ड्रॉट। हमारे देश में क्या कहते हैं कि एक एरिया में उसी टाइम पे फ्लड होता है तो दूसरे एरिया में उसी टाइम पे में क्या होता है, ड्रॉट होता है। मोर ओवर इट इज ऑल्सो कॉमन साइट टू विटनेस द वन रीजन सफर्स ड्यू टू फ्लड्स इन वन सीजन एंड एक्सपीरियंस ड्रॉट इन अदर। और कभी कभी तो कुछ ऐसे रीजन है, कुछ ऐसे रीजन्स हैं, जो कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि अभी जैसे मान लो कि 1-2 महीने तो उनको लगेगा कि भाई पानी बहुत ज्यादा ही ज्यादा आ गया, कुछ ज्यादा ही बाढ़ आ गई। और फिर कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं कि पानी मतलब कि बाढ़ की बजाय क्या कहते हैं कि सूखा ही सूखा पड़ जाता है, तो वही है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो सीवियर ड्रॉट्स और सीवियर फ्लड्स में फंसे रहते हैं। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द लार्ज स्केल वेरिएशंस एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी। ये किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है कि उसी एरिया पे कुछ दिन के लिए तो बाढ़ आई हुई है, फिर उसी एरिया में कुछ दिन के लिए क्या होता है कि सूखा भी पड़ जाता है। वो होता है क्योंकि बिहेवियर ऑफ मानसून, मानसून का बिहेवियर हमारे यहाँ सही से नहीं है, इस वजह से। दस ड्राउट्स आर वाइड स्प्रेड एंड कॉमन फिनोमिना इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो हमारे यहाँ ड्राउट्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, बट दीज आर द मोस्ट रिकरेंट, हाँ, these are the most recurrent and severe in some, and मतलब कहीं पे कुछ ज्यादा ही होता रहता है, कहीं पे कुछ ज्यादा तेजी से, मतलब कि कुछ ज्यादा ही क्या कहते हैं कि ये ड्रॉट आते रहते हैं, और कहीं पे ड्रॉट नहीं आते, कहीं पे ज्यादा ही ड्रॉट आते हैं और कहीं पे नहीं आते। ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी ऑफ द ड्रॉट्स इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन्स। कुछ रीजन्स में डिवाइड किया गया, कौन कौन से, तो 3 रीजन्स हमने पढ़े थे अभी। एक बढ़ाया गया एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड रीजन, तो इसमें क्या हो जाएगा, गुजरात राजस्थान आ जाएगा, गुजरात राजस्थान एक्सट्रीम ड्रॉट एरिया आ जाएगा, और सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया आ जाएगा, और तीसरा आ जाता है मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। ठीक है, तो देखो इट इज एविडेंट दैट, हाँ, जैसा कि हमने उसमें देखा था कि तीन जो हैं इसमें से कौन कौन से, एक्सट्रीम ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, सीवियर ड्रॉट अफेक्टेड एरिया, और क्या कहते हैं मॉडरेट। यहाँ पे मोस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान, राजस्थान पार्टिकुलरली वेस्ट ऑफ अरावली हिल्स, मरुस्थली, कच्छ रीजन ऑफ द गुजरात फॉल इन दिस कैटेगरी। ठीक है, इसमें कुछ जैसे जैसलमेर एंड बाड़मेर ऑफ इंडियन जेटर दैट रिसीव लेस देन 90, 90 सेंटीमीटर, 90 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, 90 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है हर साल। तो यहाँ पे इसका बात हमारे समझ में आ गया कि ये कहाँ पे होता था, राजस्थान और क्या कहते हैं गुजरात के कच्छ रीजन में। फिर अगला आता है सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया। कुछ होते हैं ऐसे सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया होते हैं, पार्ट्स ऑफ द ईस्टर्न राजस्थान, राजस्थान के ईस्टर्न पार्ट में, मध्य प्रदेश में, ईस्टर्न महाराष्ट्र, इंटीरियर पार्ट ऑफ द आंध्र प्रदेश, कर्नाटका प्लेटू, एंड क्या कहते हैं कि तमिलनाडु के कुछ पार्ट है, और क्या कहते हैं कि झारखंड के कुछ पार्ट और उड़ीसा के कुछ पार्ट। ये जो है ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया है। ये क्या है, सीवियर ड्रॉट प्रोन एरिया है, वो हमने डायग्राम में देख रखा था अभी। फिर अगला आता है मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। मॉडरेट ड्रॉट अफेक्टेड एरिया कौन कौन से आते हैं, राजस्थान का नॉर्दर्न पार्ट जो होगी, हरियाणा, और क्या कहते हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट हो गए, गुजरात, महाराष्ट्र, और क्या कहते हैं कि कोंकण रीजन, क्या कहते हैं झारखंड, हाँ, कोयम्बटूर प्लेटू। यहाँ पे क्या होता है, मॉडरेट ड्रॉट हो सकता है, क्या हो सकते हैं, मॉडरेट ड्रॉट हो सकते हैं। बाकी जो बचे हुए रीजन है वहां पे क्या कहते हैं कि बाकी जो बचे हुए रीजन थे वो ड्रॉट फ्री रीजन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये क्या कहते हैं कि सिचुएशंस देख ली, कहाँ कहाँ पे मॉडरेट ड्रॉट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं। ये सारी बातें हमने देख ली हैं। ओके, अब उसके बाद में अगला जो आता है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ड्रॉट मतलब कि ड्रॉट की वजह से होता क्या, ड्रॉट की वजह से क्या क्या होते हैं। ड्रॉट्स हैव अफेक्टेड कैस्केडिंग इफेक्ट्स ऑन द वेरियस अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी। देखो, अगर ड्रॉट की वजह से क्रॉप फेल होगा, क्रॉप फेल होगा तो इसकी वजह से क्या होता है, क्या कहते हैं कि फूड की कमी होगी। ठीक है, ड्रॉट की वजह से देखो, सबसे पहले आएगा ड्रॉट। ड्रॉट की वजह से क्या आएगा, हाँ, लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। क्या होगा ड्रॉट की वजह से, लेस प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। जब क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या होगा, कमी आएगी, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। इसकी वजह से क्या कहते हैं कि फूड ग्रेन्स में क्या आ जाएगी, कमी आएगी। इसकी वजह से क्या होती है, फूड ग्रेन्स में क्या आती है, कमी आती है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि
और इसकी वजह से क्या होता है, फॉडर में भी कमी आती है। इसकी वजह से फॉडर, फॉडर मतलब क्या होता है, जो गाय भैंस को चारा खिलाया जाता है, उसमें भी क्या होगी, कमी आएगी, इसमें भी कमी आएगी। फिर क्या कहते हैं कि इनएडेक्वेट रेनफॉल रिजल्टिंग इन अ शॉर्टेज ऑफ वाटर, तो वाटर भी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, इसकी वजह से, ड्रॉट की वजह से क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ वाटर भी होगी, शॉर्टेज ऑफ वाटर, वाटर की कमी होगी। तो ये सारी समस्याएं हैं। सबसे पहला चीज हमने बताया कि फूड ग्रेन्स में कमी आएगी, फॉडर में कमी आएगी, इनएडिक्वेट रेनफॉल रिजल्टिंग द शॉर्टेज ऑफ वाटर, ऑफन शॉर्टेज इन ऑल थ्री, हाँ, त्रिकाल इज मोस्ट डेवास्टेटिंग। ये इन सब में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि समस्या है, ठीक है, इतना बात समझ में आई? कि ये क्या कहते हैं कि तीनों में ही, चाहे वो क्या कहते हैं कि फूड ग्रेन्स कमी हो, चाहे फॉडर की कमी हो, चाहे वाटर की कमी हो, फूड ग्रेन्स की कमी हो, चाहे पाउडर की कमी हो, चाहे वाटर की कमी हो, तीनों ही क्या कहते हैं कि इनके बहुत ही भयानक प्रभाव पड़ते हैं। लार्ज स्केल ऑफ डेथ ऑफ कैटल एंड एनिमल्स, अदर माइग्रेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टॉक आर, हाँ, द मोस्ट कॉमन साइट टू बी सीन इन द ड्रॉट अफेक्टेड एरिया। तो देखो ड्रॉट अफेक्टेड एरिया में क्या होता है, ह्यूमंस और क्या कहते हैं कि लाइव स्टॉक, क्या होता है लाइव स्टॉक मतलब जानवर हो गए, ये क्या कहते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव करते रहते हैं, क्यों, ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर, ड्यू टू वाटर, वाटर की कमी की वजह से। इतना बात समझ में आगे। स्कार्सिटी ऑफ वाटर कंपेल्स पीपल टू कंज्यूम कंटामिनेटेड वाटर, जब पानी कम होगा, जब पानी कम होगा तो लोग क्या करेंगे, गंदा पानी पिएंगे, गंदा पानी पिएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां होंगी, बहुत सारी बीमारियां होंगी, जैसे कॉलरा, और क्या कहते हैं कि हेपेटाइटिस, और ये क्या कहते हैं कि गैस्ट्रो एंटेरिटिस, हाँ ठीक है, गेस्ट्रो एंटेरिटीज, गैस्ट्रो एंटेरिटीज, कॉलरा, हेपेटाइटिस, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी, ठीक है, वाटर बॉर्न डिसीजेज होती हैं। ड्राउट्स हैव बोथ इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंस। अब ड्राउट का क्या कहते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट भी आता है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी आता है, दोनों ही क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है, सोशल एंड फिजिकल एनवायरमेंट्स के बेसिस पे। Consequently, planning for the drought has to take both aspects in consideration। तो फिर लॉन्ग टर्म चीजों को भी देखा जाता है, और क्या कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के चीजों को भी देखा जाता है। प्रोविजंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन फॉर द विक्टिम्स, जितने भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर्स हो गया, हाँ क्या कहते हैं कि, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वगैरह, ये सारी चीजें क्या की जा रही है, इनको इंश्योर किया जा रहा है, इसको क्या कहते हैं गवर्नमेंट के द्वारा इंश्योर किया जाता है। इतना बात समझ में आएगी सभी, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स ये हैं जो सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं, हाँ, ये जो लिए जाने हैं, या कि मतलब कि, हाँ, दवाइयाँ पहुंचा दो, पानी से पहुंचा दो, पाउडर्स पहुंचा दो, ताकि जानवरों को, इंसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, हाँ, फ्रॉम द एक्विफर्स, तो यहाँ पे क्या कहते हैं ग्राउंड वाटर के पोटेंशियल को भी चेक करना चाहिए। हाँ, ट्रांसफर ऑफ रिवर फ्रॉम सरप्लस टू द डेफिसिट एरिया, तो हमें क्या करना है कि उन रिवर वाटर को, वो जहाँ पे पानी ज्यादा हो रहा है, उन वहां से क्या कहते हैं कि डेफिसिट एरिया में ले जाना होगा, जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां से क्या कहते हैं कि डेफिसिट एरिया में ले जाना होगा। एंड पार्टिकुलरली प्लानिंग फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द रिजर्वायर्स एंड डैम्स, और साथ में ही क्या कहते हैं कि रिवर्स को इंटरलिंक करना चाहिए, और साथ में ही क्या कहते हैं कि डैम्स वगैरह बनाने चाहिए, रिजर्वायर बनाना चाहिए, कहाँ पे, ताकि क्या कहते हैं कि शुड बी गिवन अ, हाँ, सीरियस थॉट, तो इन सबको बनाना चाहिए ये सारी। रिमोट सेंसिंग एंड सैटेलाइट इमेजेस कैन बी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे रिवर बेसिन बन सकती है, कहाँ पे नहीं, ये सारी चीजें हमें चेक करनी है, ठीक है। डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज अबाउट ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप, और लोगों को, मतलब कि डिसेमिनेशन का मतलब होता है बताना चाहिए लोगों को, वितरण करना चाहिए, बताना चाहिए लोगों को उन क्रॉप्स के बारे में जो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, बिना मतलब कि सूखे में भी जो उग सकती हो, ऐसे क्रॉप्स लोगों को उगाने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, लोगों को इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप है वो उगाया जा सके, ठीक है, इतना बात समझ में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैन ऑल्सो भी इफेक्टिव मेथड इन मिनिमाइजिंग द इफेक्ट्स ऑफ ड्रॉट, तो फिर क्या कहते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी हम ड्रॉट से बच सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करके भी हम ड्रॉट को क्या कहते हैं कि ड्रॉट से थोड़ा सा बच सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, ओके। फिर अगला जो टॉपिक आता है, अभी तक हमने ड्रॉट के बारे में पढ़ लिया, ड्रॉट के बाद में अब अगला जो टॉपिक आता है हमारा, वो टॉपिक है क्या कहते हैं कि, उसको बोलते हैं लैंडस्लाइड्स। अब ये लैंडस्लाइड्स क्या है, और ये क्या कहते हैं कि इसको समझते हैं। हैव यू एवर read about the blocking of roads to Srinagar or disruption of rail services by the stones falling off the कोंकण रेलवे ट्रैक? तो देखो क्या होता है कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो कोंकण रेलवे ट्रैक है, कोंकण रेलवे मतलब ये यहाँ पे है कि कहते हैं कि महाराष्ट्र के पास में है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि वो पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेलवे ट्रैक भी क्या कहते हैं कि रेलवे ट्रैक पे पत्थर वगैरह गिर जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाते हैं रेलवे ट्रैक्स वगैरह।
तो ये सो इट हैपेंस ड्यू टू लैंडस्लाइड। तो ये सब किसकी वजह से, कभी कभी क्या होता है कि जैसे जम्मू कश्मीर साइड में क्या होता है कि बहुत ज्यादा सड़कों पे मिट्टी आ जाती है, कैसे, लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये किसकी वजह से होता है, लैंडस्लाइड की वजह से, विच इज द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेड रॉक्स। तो बहुत ज्यादा बेड रॉक्स अगर क्या कहते हैं कि आ जाते हैं एक साथ में, तो उसे बोला जाता है लैंडस्लाइड। तो सबसे पहले लैंडस्लाइड को डिफाइन करते हैं। लैंडस्लाइड होता क्या है? तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हमें समझनी होगी, इट इज द इट इज द रैपिड स्लाइडिंग ऑफ रैपिड स्लाइडिंग ऑफ लार्ज मास ऑफ बेड रॉक। जब बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे क्या कहते हैं कि बेड रॉक्स क्या कहते हैं कि नीचे गिर जाएंगे, तो इसे ही क्या बोला गया, लैंडस्लाइड्स बोला। ठीक है, लैंडस्लाइड्स बोला गया। ओके। अब क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड्स का मतलब क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि बेडरॉक, लार्ज मास ऑफ बेडरॉक क्या होते हैं कि क्या कहते हैं कि नीचे गिर जाए। ठीक है, उसकी वजह से डिजास्टर्स ड्यू टू लैंडस्लाइड्स आर इन जनरल फॉर लेस ड्रामेटिक देन अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, सुनामी और साइक्लोन के से इनका कम इफेक्ट होता है। अर्थक्वेक, वोल्केनो और सुनामी से इनका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, बट their impact on the natural environment and natural economy is no less severe। ये लेकिन इनका इम्पैक्ट थोड़ा सा कम तो होता है, लेकिन क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी में भी इनका, इनकी वजह से इकोनॉमी और इन्वायरमेंट में बहुत लॉस होता है। ठीक है, इनकी वजह से नेचुरल इन्वायरमेंट में भी लॉस होता है, इकोनॉमी में भी लॉस होता है। अनलाइक अदर डिजास्टर्स that are sudden, unpredictable, unlike other disaster, वो क्या होते हैं, sudden होते हैं, unpredictable and largely controlled by macro regional factors। Landslides are largely controlled by high localized factors। तो यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो लैंडस्लाइड्स होते हैं ये किसके द्वारा, लैंडस्लाइड्स आर कंट्रोल्ड बाय, आर लार्जली कंट्रोल्ड बाय, लार्जली कंट्रोल्ड बाय हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर। ये लोकल फैक्टर की वजह से होती है, हाईली लोकलाइज्ड फैक्टर्स। ठीक है, बाकी चीजें वो जैसे बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल थी, ये नहीं। हेंस गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ लैंडस्लाइड ये डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि इसको हम बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि, हाँ, बहुत ही बड़े आसानी से, बहुत ही बड़े आसानी से हम क्या कहते हैं कि इसके बारे में जान सकते हैं, हम इसके बारे में बड़े आसानी से जान सकते हैं। इतना बात समझ में आएगी। ठीक है, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि, आप क्या कहते हैं कि, हाँ, हेंस द गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ लैंडस्लाइड इज नॉट ओनली डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट के साथ साथ में क्या है, डिफिकल्ट के साथ साथ में क्या होता है, इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं कि कॉस्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। इतना बात समझ में आई, नहीं समझ में? ओके। ये क्या कहते हैं कि ये क्या होते हैं कि ये ग्लोबल फेनोमेनन की वजह से नहीं हो रहा है, लोकल फेनोमेनन की वजह से हो रहा है, छोटे उस पर्टिकुलर एरिया की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे इसको पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल और क्या कहते हैं कि थोड़ा सा महंगा भी होता है, मुश्किल और महंगा भी होता है। ठीक है, ये कॉस्ट इंटेंसिव होते हैं। अब आगे, इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू डिफाइन इन प्रिसाइज सेटलमेंट एंड जनरलाइज द अकरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड को क्या कहते हैं कि डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, और इसमें क्या कहते हैं कि इसको ये भी समझना है कि, हाँ, इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू डिफाइन प्रिसाइज स्टेटमेंट एंड जनरलाइज द अकरेंस एंड बिहेवियर ऑफ द लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड के बिहेवियर को बताना भी थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं, कुछ बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन कैजुअल रिलेशनशिप विद controlling the factors like geology, geomorphic agents, slope, land use and vegetation cover, इन सब की वजह से हम बता सकते हैं कि लैंडस्लाइड कैसे हो रही है, क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो इंडिया को क्या कहते हैं कि कुछ जोन में बांटा गया, इंडिया को कुछ जोन में बांटा गया है कि क्या कहते हैं कि, हाँ,
लैंडस्लाइड के जोन में कुछ बांटा गया है, तो वो समझते हैं कि कौन कौन से जोन है। कौन कौन से जोन है कि कहते हैं कि इसको डिवाइड किया गया है। समझते हैं कौन कौन से जोन है, उसको डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहला, हाँ, तो लैंडस्लाइड वेरिएबिलिटी जोन्स। लैंडस्लाइड वेरिएबिलिटी जोन्स कितने प्रकार के हैं, ये आप समझना है हमें। लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी, लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी जोन्स। अब इसमें कौन कौन से जोन्स हैं? एक है वेरी हाई। कौन सा है? वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन। वेरी हाई वल्नरेबिलिटी। ये दूसरा, हाई वल्नरेबिलिटी जोन। मॉडरेट, मॉडरेट लो वल्नरेबिलिटी, जहाँ पे मतलब कम होने के चांसेस। ये तीन प्रकार में, तीन में क्या कहते हैं कि इनको बांट दिया गया। तीन में बांट दिए गए हैं। और एक चौथा जो है जिसको बोल दो अदर एरिया। अदर एरिया, ठीक है। अब अब इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं, कैसे हम इसके बारे में समझ। तो सबसे पहला जो है हाई वल्नरेबिलिटी जोन, वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन। ये क्या होते हैं? हाईली अनस्टेबल होते हैं। हाईली अनस्टेबल। और कहाँ पे होते हैं? यंग माउंटेनस एरिया में। कहाँ पे होते हैं ये? हाईली अनस्टेबल होते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं कि माउंटेनस रीजन में होते हैं, माउंटेनस एरिया भी होते हैं। और कहाँ पे हो जाएंगे? हिमालय एंड अंडमान एंड निकोबार में होते हैं। यहाँ पे क्या होता है? ये हाई रेनफॉल रीजन है, यहाँ पे क्या होता है? बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। विद स्टीप स्लोप्स इन द वेस्टर्न घाट। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि, यहाँ पे क्या कहते हैं कि वेस्टर्न घाट और नीलगिरी में होते हैं, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी। एंड the northeastern regions along with areas of experience frequent ground shaking due to earthquakes। तो क्या कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में याद करो तो वहां पे अर्थक्वेक ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो उस रीजन में जहाँ पे अर्थक्वेक्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, उस नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी क्या कहते हैं कि फ्लड के, इसके क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। वहां पे लैंडस्लाइड होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये सब क्या कहते हैं कि एंड एरियाज ऑफ इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटी, जहाँ पे क्या कहते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो रही है, पार्टिकुलरली दोज रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स डैम्स इंक्लूडेड इन दिस जोन। तो इस जोन में कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? तो सबसे पहला आता है वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन को हम समझते हैं। वेरी हाई वल्नरेबिलिटी जोन। इसमें कौन कौन सी चीज है? इसमें सबसे पहला आ जाता है हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल यंग माउंटेनस तो एरियाज, यंग माउंटेनस एरियाज इन द हिमालय, हिमालय एंड अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में यहाँ पे बहुत ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार, निकोबार यहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। फिर दूसरा क्या कहते हैं कि, हाँ, हाई रेनफॉल रीजन्स, जहाँ पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होने के चांसेस रहता है। हाई रेनफॉल रीजन्स, ये कहाँ पे? हाई रेनफॉल रीजन्स, हाँ। और क्या कहते हैं कि विद स्टीप स्लोप्स इन वेस्टर्न घाट, विद रेनफॉल ज्यादा हो और स्टीप स्लोप्स। स्टीप मतलब आपको पता है ढलान बहुत ज्यादा हो। स्टीप स्लोप्स इन
वेस्टर्न घाट एंड नीलगिरी, वेस्टर्न घाट और नीलगिरी। ठीक है। अगला आता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी। हाँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में भी ऐसे ही। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हाँ, हाईली रेनफॉल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हाईली, हाई रेनफॉल रीजन, रेनफॉल, हाई रेनफॉल रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्या, नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे क्या कहते हैं कि, जहाँ पे उन एरियाज पे क्या कहते हैं कि जहाँ पे फ्रिक्वेंट, हाँ, ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है। उन एरियाज दैट एक्सपीरियंस फ्रिक्वेंट ग्राउंड शेकिंग ड्यू टू अर्थक्वेक, अर्थक्वेक, जहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह वगैरह आती है वो सब के। और अगला कौन सा आ जाता है, एरिया विद ह्यूमन, यहाँ पे पांचवा, एरिया विद एरिया विद इंटेंस ह्यूमन एक्टिविटीज, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो। ह्यूमन एक्टिविटीज का मतलब हो गया कि जहाँ पे जैसे सड़क वगैरह बनाए जाए, डैम्स वगैरह बनाए जाए, ये सारी चीजें होती हैं, ये सब इस रीजन में आ जाती हैं, ये सारी चीजें इस रीजन में आ जाती हैं। ओके। तो फिर अगला आता है हाई वल्नरेबिलिटी जोन। कौन सी हाई वल्नरेबिलिटी जोन, इसमें क्या आ जाता है, इसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं, दैट हैव सिमिलर कंडीशंस ऑफ दोज इंक्लूडेड इन वेरी हाई जोन ऑल्सो बिटवीन, इसमें भी ये भी आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि हाँ, इसमें क्या होता है कि इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जो होता है वो क्या करते हैं कि इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ कंट्रोलिंग पर्पस वही वाले रीजन्स आ जाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो जाता है कि, हाँ, वो तो हो गई, यहाँ पे क्या डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, क्या है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज द कॉम्बिनेशन इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ द कंट्रोलिंग फैक्टर्स, कितना हमने कंट्रोलिंग फैक्टर्स जो है उनकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी क्या है। ऑल द हिमालयन स्टेट्स एंड द स्टेट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, हाँ, एक्सेप्ट प्लेन्स ऑफ असम इंक्लूडेड इन द हाई वल्नरेबिलिटी, तो जितने भी हिमालय रीजन हैं इसमें क्या हो जाते हैं, कौन से, ऑल द हिमालयन स्टेट्स, कौन से हिमालयन स्टेट्स होंगे, हिमालयन स्टेट्स एंड स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, स्टेट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हैं। बस यहाँ पे एक चीज है, क्या, असम छोड़ देते, एक्सेप्ट असम। ठीक है, तो ये हो गया। अगला आता है मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी जोन, एरिया दैट हैव लेस प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे बारिश वारिश कम हो रही है, हाँ, जहाँ पे बारिश कम हो रही है, जैसे कि कहते हैं कि ट्रांस हिमालयन एरियाज ऑफ लद्दाख एंड स्पीति, तो यानी कि जो क्या कहते हैं कि मॉडरेट टू लो वाले में क्या आ जाएंगे, मॉडरेट टू लो, मॉडरेट टू लो वल्नरेबिलिटी में क्या आ जाएंगे, इसमें सबसे पहला पॉइंट वो वाला आ जाता है, जहाँ पे जहाँ पे क्या होता है, दैट रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे क्या कहते हैं कि लेस प्रेसिपिटेशन होता है, एरियाज दैट रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, जहाँ पे क्या कहते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कम होता है, जहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कम होता है। एग्जाम्पल,
एग्जाम्पल में आ जाएगा लद्दाख रेंज। ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा? हाँ, ट्रांस हिमालयन एरियाज ऑफ लद्दाख एंड इसके ट्रांस हिमालयन, हिमालय के उस पार जो लद्दाख रेंज है वहां पे हिमालयन रीजन ऑफ लद्दाख एंड स्पीति, लद्दाख एंड स्पीति रीजन है। ठीक है, ये हो गया। स्पीति रीजन कहाँ पे आपको? हम हिमाचल प्रदेश में। और क्या कहते हैं कि अगला आता है, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम होती है, यहाँ पे इन रीजन में क्या कहते हैं कि बारिश कम होती है। ठीक है, यहाँ पे स्टेबल रिलीफ होता है, स्टेबल रिलीफ, स्टेबल रिलीफ होता है, स्टेबल रिलीफ एंड लो प्रेसिपिटेशन ऑफ लो प्रेसिपिटेशन एरियाज ऑफ अरावली, अरावली के आसपास में, या रेन शेडो रीजन ऑफ, जहाँ पे बारिश, देखो रेन शेडो रीजन जो होता है कहाँ पे? रेन शेडो रीजन, रेन शेडो रीजन इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट में क्या कहते हैं कि जो रेन शेडो रीजन है वहां। ठीक है, और क्या कहते हैं कि डेक्कन प्लेटू में, ये डेक्कन प्लेटू में क्या कहते हैं कि एंड डेक्कन प्लेटू। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये मॉडरेट टू लेकर के क्या कहते हैं कि मॉडरेट टू लेकर के क्या कहते हैं कि लो वल्नरेबिलिटी होती है यहाँ पे। ठीक है, लैंडस्लाइड्स कभी कभी माइनिंग की वजह से हो सकती है, लैंडस्लाइड ड्यू टू माइनिंग एंड सब्सिडेंस आर मोस्ट कॉमन इन स्टेट्स लाइक झारखंड में क्या कहते हैं कि जो लैंडस्लाइड्स होते हैं वो किसकी वजह से? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे किसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है? ड्यू टू क्या कहते हैं कि ड्यू टू माइनिंग, माइनिंग की वजह से होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, गोवा, केरला, इन सब की जगह पे माइनिंग की वजह से। कुछ अदर एरिया जैसे रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ एरिया जैसे राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, असम एंड कोस्टल रीजन ऑफ द सदर्न स्टेट्स आर सेम। हाँ, यहाँ पे लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं कि क्या कहते हैं कि नहीं ही होते हैं, इसलिए भी माना जाता है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड लगभग लगभग ना ही होते हैं, मतलब यहाँ पे लैंडस्लाइड तो होते ही नहीं। ठीक है, अब अगला आता है हमारा टॉपिक क्या आ जाता है कि लैंडस्लाइड्स के कंसेक्वेंसेस क्या है। क्या कहते हैं कि लैंडस्लाइड के कंसेक्वेंसेस क्या है। अब हमें ये समझना है कि लैंडस्लाइड के कंसेक्वेंसेस, इसके इफेक्ट क्या है, इसके इफेक्ट क्या है। ठीक है, इसके इफेक्ट क्या है, तो समझते हैं कंसेक्वेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स। Landslides have relatively small and localized area of direct influence। यहाँ पे क्या कहते हैं कि ज्यादा बड़े एरिया में नहीं होता, ये छोटे एरिया में होता है और इन पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है। बट रोड ब्लॉक, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस एंड चैनल ब्लॉकिंग ड्यू टू रेन रॉक फॉल्स फॉर रीचिंग कंसिक्वेंसेस। तो ये जो रोड ब्लॉक हो जाता है, ये क्या कहते हैं कि रेलवे लाइंस ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, तो नदियों के क्या कहते हैं कि चैनल्स ब्लॉक हो जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव डालते हैं। डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्सेज ड्यू टू लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड की वजह से क्या होता है, नदी का रास्ता बदल जाता है। जब नदी का रास्ता बदल जाएगा तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लड आएगा, फ्लड आएगा उसकी वजह से क्या कहते हैं कि हाँ, ठीक है, फ्लड आएगा तो लोगों के घर बर्बाद हो जाएंगे, ये सारी चीजें। क्या सबसे पहला चीज क्या हुआ कि इसमें हमने बताया कि लैंडस्लाइड के कॉन्सिक्वेंसेस समझते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब इसके क्या कहते हैं कि बुरे प्रभाव क्या है। सबसे पहला क्या होता है कि इसमें, इसके सबसे पहला इफेक्ट क्या होता है सबसे कि ये रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक करते हैं, कॉमन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन, डिस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस, रेलवे लाइंस क्या हो जाती है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है एंड चैनल ब्लॉकिंग, ये होता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, इकोनॉमी में इफेक्ट आता है, इसकी वजह से इकोनॉमी के में बेकार, इकोनॉमी हमारी क्या कहते हैं बेकार होती है। और क्या होता है, डाइवर्जन ऑफ रिवर कोर्स, इसकी वजह से क्या होता है, रिवर का डायरेक्शन चेंज होता है, डायरेक्शन ऑफ रिवर कोर्सेस,
जब रिवर का डायरेक्शन या रास्ता चेंज हो जाएगा ड्यू टू लैंडस्लाइड, ड्यू टू लैंडस्लाइड क्या होता है, फ्लड होगा। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, फ्लड होगा। कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड, कैन ऑल्सो लीड टू फ्लड। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आएगा। इसकी वजह से क्या होगा, फ्लड आएगा। ठीक है। एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसकी वजह से फ्लड आता है। लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इसकी वजह से फ्लड वगैरह आता है, लॉस होता है बहुत सारी चीजों का। ठीक है। तीसरा, हम्म, हाँ, इस पे क्या होता है कि क्या कहते हैं कि लोग, हाँ, डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या कहते हैं, हाँ, डेवलप स्टॉप, क्या कहते हैं कि स्टॉप या अफेक्ट दी डेवलपमेंट एक्टिविटीज, डेवलपमेंट एक्टिविटीज नहीं हो पाती उस एरिया में। लैंडस्लाइड एरिया में क्या होता है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह नहीं हो पाती। तो ये लिखा, इट ऑल्सो मेक स्पेशल इंटरेक्शन डिफिकल्ट, हाँ, रिस्की एज वेल एज कॉस्टली अफेयर, तो क्या कहते हैं कि आपस में लोग मिल नहीं सकते। हाँ, एडवर्सली अफेक्ट्स द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन द एरिया, तो क्या होता है कि ये अफेक्ट्स द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, उनके डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को भी खराब कर देते हैं। मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है इसके इफेक्ट को हम कम कैसे कर सकते हैं, इसके इफेक्ट्स को हम कैसे कम कर सकते हैं। मिटिगेशन में हमें ये समझना है कि इसके इफेक्ट को, जो कि कहते हैं कि इस पे, इसके इफेक्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो अब ये हमें समझना है। तो देखो, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू अडॉप्ट एरिया स्पेसिफिक मेजर्स टू डील विद लैंडस्लाइड। अलग अलग एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लैंडस्लाइड से कैसे, क्या कहते हैं कि सामना करना है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन ऑन द कंस्ट्रक्शन एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज रोड्स, डैम्स एंड लिमिटिंग एग्रीकल्चर टू वैलीज एंड एरियाज विद मॉडरेट फ्लोस। क्या कहते हैं कि उन एरियाज में क्या कहते हैं कि हमें, क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ पे, क्या कहते हैं कि ये चांसेस होते हैं आने की, तो वहां पे हमें क्या नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जैसे रोड्स हो गए, डैम्स हो गए, हाँ, ये एग्रीकल्चर हमें, क्या कहते हैं कि वैलीज के में उसी हिसाब से ज्यादा नहीं करना है, एग्रीकल्चर वैलीज में ज्यादा नहीं करना है। कंट्रोल ऑन द डेवलपमेंटल ऑफ लार्ज सेटलमेंट्स इन द हाईली हाई वेलनरेबिलिटी जोन, जो हाई वेलनरेबल जोन है वहां पे हमें, क्या कहते हैं कि ज्यादा बड़े सेटलमेंट, ज्यादा बड़ी बड़ी बस्तियां भी नहीं बनानी है। ठीक है। वहां के कहते हैं कि ज्यादा बड़ी बस्तियां नहीं बनानी है। ठीक है। लार्ज सेटलमेंट्स नहीं करने हैं। लार्ज सेटलमेंट्स कहाँ पे नहीं करने हैं, हाँ, उन बस्तियों में जहाँ पे, क्या कहते हैं कि ये लोग, जहाँ पे इसके होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है। अगला आता है शुड बी, हाँ, आगे, दिस शुड बी सप्लीमेंटेड बाय सम पॉजिटिव एक्शंस लाइक प्रमोटिंग लार्ज स्केल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। और साथ में ही इसके अलावा, एक तो हमने कहा कि ज्यादा वहां पे लार्ज सेटलमेंट नहीं करना है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को ज्यादा नहीं करना है, इंटेंस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं करनी है। हाँ, लेकिन इसके साथ में हम क्या कर सकते हैं, एफोरेस्टेशन कर सकते हैं। वहां पे एफोरेस्टेशन मतलब कि पेड़ पौधे लगा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द बंड्स टू रिड्यूस द फ्लो ऑफ वाटर, बंड्स बना देंगे ताकि वाटर के फ्लो को रोका जा सके। टेरेस फार्मिंग करना चाहिए, यहाँ पे टेरेस फार्मिंग करना चाहिए। ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में क्या करना है, टेरेस फार्मिंग करनी है। और क्या कहते हैं कि, हाँ, जहाँ पे अभी भी, क्या कहते हैं कि झूमिंग हो रही है, झूमिंग खेती होती है, तो वहां पे हमें करना चाहिए टेरेस फार्मिंग। ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली, तो अभी तक हमने साइक्लोन वगैरह पढ़ लिया। ठीक है। अब अगला जो हमारा जो टॉपिक आता है उसका नाम है डिजास्टर मैनेजमेंट। ये हम, क्या कहते हैं कि जितने भी डिजास्टर आते हैं हम उनको कैसे मैनेज करें, उनको हम कैसे मैनेज करें वाले। ठीक है। डिजास्टर्स ड्यू टू साइक्लोन अनलाइक वन कॉज्ड बाई अर्थक्वेक्स। ठीक है। देखो, डिजास्टर ड्यू टू साइक्लोन, और क्या कहते हैं कि अनलाइक द कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, सुनामी एंड वोल्केनिक इरप्शंस आर मोर प्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ, हाँ, टाइम एंड प्लेस ऑफ देयर अकरेंसेस। हमें पता है कि साइक्लोन वाले चीजों को हम बड़े आसानी से, जब साइक्लोन को हम समझ सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि साइक्लोन कब आएगा कब नहीं। ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता चल सकता कि अर्थक्वेक कब कब आएगा, सुनामी कब आएगी, वोल्केनिक इरप्शन कब होगा, ये सब हम तो नहीं बता सकते। लेकिन साइक्लोन के बारे में हम लोग बता सकते हैं साइक्लोन कब आएगा। Moreover, with help of development of techniques to monitor the behavior of cyclone, साइक्लोन के बिहेवियर को देख सकते हैं, हाँ, समझ सकते हैं। दियर इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उस पर कितना तेजी से आएगा, किधर जाएगा किधर नहीं। तो इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं कि साइक्लोनिक हजार्ड से हम बच सकते हैं। साइक्लोनिक हजार्ड से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। साइक्लोनिक हजार्ड से क्या कर सकते हैं, बचा जा सकता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स, एम्बैंकमेंट, डाइक्स
और क्या कहते हैं कि रिजर्वायर्स एंड एफोरेस्टेशन टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ विंड्स। तो हम क्या कर सकते हैं, डाइक्स बना सकते हैं, हाँ, रिजर्वायर्स बना सकते हैं, इम्बैंकमेंट बना देंगे जिसकी और इन एफोरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधे लगा देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्या कहते हैं कि साइक्लोन के इफेक्ट को कम किया जा सकता है, साइक्लोन के इफेक्ट को कम किया जा सकता है। हाउएवर increase in the loss of life and property in countries like India, Bangladesh and Myanmar in successive storms is largely due to high vulnerability of deer population residing in the coastal region। तो क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि डेथ हुई है, उसका मेन रीजन क्या है, इसका मेन रीजन क्या है, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग इस कोस्टल एरियाज में, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कोस्टल एरियाज में बसे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारा लोग का डेथ होता है। ठीक है, अब अगला आता है यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 में आया था, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल। द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 डिफाइन डिजास्टर एज अ कैटास्ट्रॉफ। ये बताया जा रहा है कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, कैटास्ट्रॉफी होता है। कैटास्ट्रॉफी का मतलब होता है बहुत बड़ी दुर्घटना, बहुत बड़ी विपत्ति। ठीक है, बहुत बड़ी विपत्ति होती है, हाँ, मिस है, कैलामिटी और ग्रेव अकरेंस अफेक्टिंग एनी एरिया, किसी भी एरिया में वो हो सकता है अराइजिंग फ्रॉम द नेचुरल एंड मैन मेड। तो जो डिजास्टर हो सकते हैं वो नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड का। ठीक है, कभी कभी ये एक्सीडेंट भी हो सकता है, कभी कभी क्या होता है कि हम सावधानी नहीं बरतते उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, इसमें क्या होता है कि लॉस ऑफ लाइफ, ह्यूमन सफरिंग, इन सब का लॉस होता है। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है डिजास्टर का डेफिनेशन, तो आप यहाँ से बता दें। फिर अगला आता है, इसमें इस चैप्टर में हमने देखो क्या क्या पढ़ा, क्या क्या नहीं पढ़ा। इस चैप्टर में हमें अब इसका कंक्लूजन देखना है कि क्या क्या ऑन द बेसिस ऑफ एबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट डिजास्टर कैन बी नेचुरल और मैन मेड ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, डिजास्टर क्या हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी हो सकते हैं। एंड ऑल हजार्ड्स नीड नॉट टर्न इनटू डिजास्टर्स, जितने भी हजार्ड्स होंगे वो क्या कहते हैं, हजार्ड्स मतलब मैंने बताया था संकट, वो डिजास्टर में नहीं कन्वर्ट हो सकते जब तक हम, हाँ, सिंस इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट डिजास्टर्स। ठीक है, नीड नॉट टर्न इनटू डिजास्टर, मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि जितने भी क्या कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे क्या कहते हैं कि, हाँ, इनको हमें डिजास्टर में नहीं कन्वर्ट होने देना है, जितने भी हजार्ड्स होंगे, क्योंकि डिजास्टर को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल है, पार्टिकुलरली नेचुरल डिजास्टर। देन नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज टू मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। तो हमें क्या करना होता है, हम क्या कर सकते हैं, हम इसको समझ नहीं सकते तो हम इतना तो कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं और अपनी तैयारी करके रख सकते हैं। ठीक है, देयर थ्री स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो देखो तीन स्टेप्स हैं, सबसे पहला क्या है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट। तो सबसे पहला क्या होता है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट होता है, फिर क्या होता है, ड्यूरिंग डिजास्टर होता है, फिर तीसरा होता है पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन। तो ये तीन स्टेप्स हैं। तो मतलब एक डिजास्टर के पहले, एक डिजास्टर के टाइम में, एक डिजास्टर के बाद, तो क्या होता है, इन्वॉल्व जनरेटिंग डेटा इंफॉर्मेशन। तो हम क्या करते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे पहले ऐसे का क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला सकते हैं। पहले स्टेप में ये कर सकते हैं कि आपको अगर ये चीजें आती हैं, बाढ़ आता है तो हमें क्या करना है क्या नहीं वो बता। डिजास्टर के टाइम में क्या कर सकते हैं, हम लोगों को बचा सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, रिस्क एंड क्या कहते हैं रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सच एज इवैक्यूएशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर्स एंड रिलीफ कैंप। हम रिलीफ कैंप बना सकते हैं, ठीक है, शेल्टर कैंप बना सकते हैं, लोगों को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, कपड़े प्रोवाइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें किया जा सकता है। ठीक है, इमरजेंसी बेसिस पे। लेकिन पहले क्या किया जा सकता था, पहले हम लोगों को उनके बारे में बता सकते थे जो हाई वेलरेबिलिटी एरिया है, और वहां पे ये बता सकते हैं, वहां पे एक्टिविटीज वो मतलब कि लोगों को तैयार कर सकते हैं कि भाई ये ऑपरेशन के बाद, हाँ, मतलब कि डिजास्टर के बाद में हमें क्या करना पड़ता है, उन लोगों को रिहेबिलिटेशन, उनको फिर से बसाना है, और जो भी विक्टिम्स हैं उनको क्या करना है, रिकवरी करना है, उनकी रिकवरी करना है। इट शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन द कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू कोप अप विद फ्यूचर डिजास्टर। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसी चीजें बनानी है जो आगे चल के कभी भी क्या कहते हैं कि अगर डिजास्टर आए तो उसका सामना कर सके, उसका सामना किया जा सके। These measures have special significance of a country like India, which has about two-thirds of geographical area and equal proportion of its population vulnerable to disaster। तो हमें क्या कहते हैं कि हमारा जो लगभग लगभग क्या कहते हैं कि 2/3 मतलब 67% के आसपास, 67% के आसपास हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि वल्नरेबल है, किसके, डिजास्टर को वल्नरेबल। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ क्या आया, हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट भी लाया 2005 में, और यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बनाया गया, ताकि क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं कि इसके इफेक्ट को कम किया जा सके, डिजास्टर के कोई इफेक्ट को कम किया जा सके। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और जो भी नहीं समझ, ये भी चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है, और जो भी नहीं समझ में आया होगा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।